पार्टी के माहौल में बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। जब से शंभुनाथ सारस्वत ने कबीर को हॉस्पिटल का मालिक बनाया था, अचानक से सारस्वत परिवार में कबीर के खिलाफ विद्रोह के स्वर आने लगे थे। केशव इस बात से सदमे में था। वहीं प्रणव ने अपने पिता को अपने फैसले को फिर से सोचने को कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से कबीर के पास कोई भी ऐसा स्किल नहीं था कि वो हॉस्पिटल संभाल सके। इन सब के बीच मानसी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने शंभुनाथ के फैसले को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया था। आखिर में शंभुनाथ ने उसको चुप करा दिया, मगर उसके बदले आयन मित्तल ने मोर्चा संभाल लिया। वो शंभुनाथ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कबीर को ये जिम्मेदारी ना दी जाए, क्योंकि इस हॉस्पिटल में उसके भी पैसे लगे हुए थे। तब काजल ने उसको उल्टा बोलकर चुप करा दिया था। हॉल में अब तक दो ग्रुप बनने जा रहे थे। एक वो था जो कबीर के साथ खड़ा था और दूसरा वो था जो कबीर के खिलाफ खड़ा था। काजल के शब्दों को सुनकर आयन को बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। काजल ने उससे सीधे तौर से सवाल किया था कि सारस्वत के मामले में उसको दलाली करने को किसने कहा था। वैसे तो कबीर ने काजल से इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी भीड़ में उसके समर्थन में ऐसा कुछ भी बोल सकती है। अपने आसपास के लोगों को उस पर हंसते देखकर ही आयन समझ गया कि उसने गलती की है। कबीर ने अपने गुस्साई पत्नी को देखा और उसके दिल में मिठास महसूस हुई। हालांकि काजल के शब्द आयन के लिए कितने भी बुरे हों, लेकिन उसके शब्द उसके पति के लिए सुरक्षा से भरे थे। क्या कबीर यही नहीं चाहते थे? वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। कबीर अभी काजल के बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नजर काजल पर गई। वो इस बात को समझ पा रहा था कि वो इस वक्त शंभुनाथ सारस्वत की मदद कैसे कर सकता है। मानसिक के सवाल खड़े करने के बाद शंभुनाथ सारस्वत दुविधा में पड़ गए थे। कबीर ने अपने दिल में सोचा, ऐसा लगता है कि वास्तव में आज की तैयारियों के बिना नहीं रह सकता था। इस मानसी को बहुत पहले ही साफ कर देना चाहिए था। अगर ऐसा वो कर देता तो शायद से आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके बाद कबीर की निगाह केशव पर गई। वो अभी उस जगह पर ही बैठे हुए थे, मगर उनका चेहरा बता रहा था कि वो अभी किसी फैसले पर नहीं आए हैं। अगर केशव को अभी कबीर की तरफ खड़ा होना चाहिए था तो वो निश्चित रूप से कबीर की तरफ होता। आखिर वो उसका दामाद था। हालांकि अस्पताल कबीर के हाथों में था, लेकिन भविष्य में उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता था। केशव खड़े होकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बेहतर सोचा। शायद उनका वजन अभी भी उसकी बेटी काजल जितना नहीं था। बहुत अधिक बोलने से अधिक परेशानी होने की संभावना थी। ये आत्मज्ञान केशव के पास अभी भी था। पार्टी में अभी एक इंसान नहीं दिख रहा था। पार्टी में कहीं भी अलीशा नहीं दिख रही थी। अलीशा बहुत आराम से मानसी के बंदोबस्त में लगी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से कबीर को मानसी ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अचानक से जब सब लोग इस बात का फैसला कर रहे थे कि कबीर को यह काम देना चाहिए या नहीं, तभी हॉल में रखी स्क्रीन चमक उठी। मानसी ने इस पार्टी में शंभुनाथ सारस्वत और घर के कुछ लोगों के ऑनर में एक छोटा सा वीडियो दिखाने का प्लान किया था। अभी वो स्टेज के पीछे यही सब कुछ वीडियो चलाने वाले को समझा रही थी। जब वो स्टेज पर पीछे से आई तो अचानक से उसको लगा कि क्या हो रहा है। तब उसको शंभुनाथ ने वीडियो को चलाने को कहा। अलीशा ने उनके मुताबिक बहुत आराम से उस वीडियो को प्ले कर दिया। प्रसारण की शुरुआत में ये सभी कुछ स्लाइड्स थी, जिसमें मानसी और आयन के एक दूसरे को गले लगाने और चूमने का दृश्य था। इस वीडियो के चलते ही अचानक से माहौल ही बदल गया। जो लोग आपस में बात कर रहे थे वो अब मानसी की तस्वीर को देखने लगे। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर बाद में सबको यकीन करना ही पड़ा कि ये मानसी की ही वीडियो है। घटनास्थल पर भगदड़ मच गई, जबकि भीड़ में से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, क्या ये मानसी नहीं है, शंभुनाथ सारस्वत की पोती? उसकी गर्म आंखें, तुम इस आदमी को देख रहे हो, क्या ये आयन है? हॉल में अनगिनत आंखों ने मानसी को देखा, फिर आयन ने देखा। उनकी एक एक करके तुलना की। मेरा परिवार मुश्किल में है, जल्दी से लोगों से दरवाजा बंद करवाओ। पार्टी में आए हुए मेहमान भी अवाक रह गए थे। इतने सालों तक मेजबानी करने के बाद उन्होंने धनवान वर्ग में ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं देखा था। इस वीडियो को देखने के बाद तो मानसिक के होश ही उड़ गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वीडियो में कहां से आ गया, क्योंकि इस वीडियो को मानसी ने ही बनाया था। अपने सदमे से उभरने के बाद वो बैक स्टेज की ओर भागी।
इसे बंद करो, जल्दी से इसे बंद करो। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ये सब एडिटेड है। मानसी ने खुद का नॉन स्टॉप बचाव करते हुए बड़बड़ा रही थी। आयन पहले से ही बहुत पसीना बहा रहा था। उसकी हालत अभी भी मानसी से ज्यादा बेहतर नहीं थी। आज उसका बहुत बड़ा राज सामने आया था। उसको देख के लग रहा था उसके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। आयन को इस बात का एहसास था कि इस वीडियो के सामने आने के बाद उसके साथ क्या हो सकता है। अब से पहले की कहानी थी कि मानसी के साथ उनके गुप्त संबंध थे, इसलिए वो सारस्वत परिवार से डरता नहीं। अभी इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आयरन मित्तल परिवार का था। वीडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन ये जानने के लिए काफी था कि क्या हुआ था। सब लोगों के साथ केशव ने भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा था। केशव को आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया। वैसे तो मानसी उनके घर की ही बेटी थी, मगर अभी केशव को वो सब बातें याद आ रही थी जो मानसी के पापा ने काजल के बारे में सबके सामने कही थी। अंदर ही अंदर केशव के दिल में आग लगी थी। कोई भी बाप अपनी बेटी की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर केशव ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। वो अचानक से खड़ा हुआ और बोला, ये सब देखने से पहले मैं बाहर क्यों नहीं चला गया? मानसी, तुम घर की सबसे अच्छी लड़की हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में हद है। केशव ने जानबूझकर स्थिति को गंभीर बना दिया था। इसलिए नहीं कि एक गुप्त मामला था, बल्कि इसलिए कि वो पैसों के लिए आयरन के साथ थी। उसकी बातों में मानसी की तारीफ कम और ताना ज्यादा था। हालांकि मानसी अभी भी सारस्वत परिवार के अच्छी लड़की थी। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु सभी के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त थी। जब कबीर ने देखा कि उनके ससुर के पास इस स्तर की बुद्धि है, तो उसने चुपके से केशव को शाबाशी दी। प्रणव ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वो अपने टेबल पर स्तब्ध होकर खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कहां से वीडियो आ गया था। प्रणव ईमानदारी से वहां उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए जितना अधिक वो बोलता था उतना ही वो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। केशव को देखने के लिए उनकी आंखों में गुस्सा काफी साफ था। वही स्टेज पर मानसी शंभुनाथ को समझाने की लगातार कोशिश कर रही थी। दादाजी, मेरी बात सुने, ये कबीर की योजना होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही, इसके पीछे वही है। दादाजी, आप प्लीज अपने हिसाब से सोच के देखो, मानसी ने कहा। किसी पर बेवजह इल्जाम लगाना तुम्हारी आदत हो सकती है मानसी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कबीर ने लापरवाही से समझाया। जब उसने सुना कि मानसी उसके ऊपर इस वीडियो का इल्जाम लगा रही है, तो मानसी को काउंटर करने के लिए कबीर भी स्टेज की तरफ आ गया था। वो मानसी को मौके का फायदा नहीं उठाने देना चाहता था। बनो मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैं हूं, मानसी ने कहा। अब वो शंभुनाथ के पास से हटके कबीर के पास आ गई। मैंने कहा तो कि मैंने ये सब नहीं किया है। बात यह भी है कि ये वीडियो तुमने तैयार किया था पार्टी के लिए। मैं तो इसको कैसे ला सकता हूँ? इस बारे में तुझको मुझे नहीं, दादाजी को समझाना चाहिए। कबीर ने अपनी सफाई में बहुत अच्छे से मानसी को डिस्क्राइब कर दिया था कि क्या हो रहा है। जब सभी ने ये सुना तो वास्तव में ऐसा ही था। मानसी हमेशा से अहंकारी और अनुशासनहीन ही रही थी। उसने पहले भी बहुत से लोगों को नाराज भी किया था। जिन लोगों को उसने नाराज किया था वे शायद बदला लेना चाहते थे। मानसी बहुत ज्यादा कोशिश में लगी हुई थी कि वो खुद को इस मुसीबत से बाहर निकाल ले, लेकिन यह स्पष्ट था कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। आयन मानसी के बीच में कुछ नहीं बोल रहा था। मानसी और आयन को नहीं पता था कि एक और मुसीबत यहाँ आने वाली है। वही होटल के बाहर एक मोटी औरत और 4-5 अंगरक्षक के साथ भागते हुए तीसरी मंजिल पर आ रहे थे। और औरत यहाँ पर आ रही थी, वो आयन की पत्नी थी और वो भी मित्तल परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो गुस्से में थी क्योंकि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। आज वो उसे उसके किए के लिए मारना चाहती थी। हॉल के अंदर आते ही वो गरजते हुए बोली, यू चीटर, बाहर निकलो। आज मैं तुमको अफेयर का मतलब समझाती। उसकी आवाज मजबूत और शक्तिशाली थी। सभी ने मुड़कर देखा कि ये रावत परिवार की बेटी और मित्तल परिवार की बहू श्रेया मित्तल है। उसका वजन उसकी कर्कश आवाज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहा था। उनमें से ज्यादातर उसे शॉपिंग मॉल से जानते थे। नहीं डार्लिंग, मेरी बात सुनो, ये सब नकली है। किसी ने दो परिवार के रिश्ते को उछालने की कोशिश की है। ये मित्तल परिवार और सारस्वत परिवार के अस्पताल के मामले के कारण हुआ। आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आयन ने अपनी
को समझाते हुए कहा, क्या ये सच है? मैंने बहुत पहले ही इसका पता ले लिया है, मेरे साथ बकवास बंद करो, श्रेया ने कहा। देखते देखते आयरन मित्तल को उसके बॉडीगार्ड ने एक मरे हुए कुत्ते की तरह भगा दिया था। श्रेया के शब्दों ने निश्चित रूप से मानसी की आशा के अंतिम तिनके को तोड़ दिया था। दरअसल श्रेया यहाँ पर पार्टी में आने से पहले मॉल गई थी ताकि वो शंभुनाथ के लिए कोई प्रेजेंट ले सके, मगर जब वो वापस आई और अपने पति को तलाश करने लगी, होटल के पास वाले गार्डन में श्रेया ने अपने पति आयन को मानसी के बाहों में झूलते हुए देखा था। मगर उस वक्त उसको कोई खास एहसास नहीं हुआ था, मगर जब श्रेया ने इस वीडियो को देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया था। अभी जो कुछ हो रहा था वो उसी बात का रिएक्शन था। मानसी इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशन बनाया था। आज शायद फिर से उसने अपने परिवार को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। श्रेया ने अपने पति को जिस तरह से मारा था उसको देख के मानसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सारस्वत परिवार के लोग भी जानते थे कि अब मानसी बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गई, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मानसी से गलती हुई है। श्रेया भी अब मानसी को बहुत ज्यादा घूर के देख रही थी। मानसी इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो सोच नहीं पा रही थी। आज उसने अपने लिए कब्र खुद खोद के रखी थी। अब क्या होगा? क्या आयन अपनी इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से हटा लेगा? क्या शंभुनाथ कबीर को लेकर अपना फैसला बदलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। बहुत ज्यादा खराब हो गया था। कुछ लोग कबीर का साथ दे रहे थे और कुछ लोग मानसी का साथ दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अचानक से पार्टी में एक वीडियो दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में मानसी के कुछ प्राइवेट पल थे। मानसी का ये वीडियो आयरन के साथ था। इसको देखने के बाद पूरा सारस्वत परिवार सदमे में आ गया था। मानसी ने बहुत कोशिश की कि वो अपने परिवार के लोगों को समझा सके, मगर ऐसा नहीं हो पाया। सबूत सबकी आंखों के सामने था। मानसी तो अब किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं बची थी। एक वक्त में केशव ने काजल के शादी के फैसले को बहुत झेला था, मगर इस वीडियो को देखने के बाद उसके पास भी अब बोलने को कुछ था। उसने प्रणव को इस बात के लिए बहुत सुनाया कि मानसी इस वीडियो में क्या कर रही है। बाद में मानसी की मुसीबत और बढ़ गई जब आयन की पत्नी श्रेया भी वहां आकर खड़ी हो गई। उसने पहले तो बहुत आराम से अपने बॉडीगार्ड से कह के अपने पति को पिटवा कर बाहर निकाल दिया। वो जिस तरह से अंदर आई थी उससे तो यही लग रहा था कि वो अपने सर पर तूफान रख के आई है। अपने पति के जाने के बाद अब वो मानसी को बहुत ज्यादा बुरी तरह से देख रही थी। मानसी उसको देख के समझ गई थी कि अब इस औरत का हमला उस पर ही होने वाला है। लेकिन दिक्कत ये थी कि मानसी के पास खुद को डिफेंड करने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। पार्टी में हर किसी की निगाहें अभी मानसी और श्रेया पर ही टिकी हुई थी। श्रेया अपनी जगह से कुछ आगे आती और स्टेज के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब मानसी का फासला उससे बहुत कम दूर का था। श्रेया कभी मानसी को देख रही थी तो कभी शंभुनाथ सारस्वत को देख रही थी। श्रेया इस बात को जानती थी कि आज शंभुनाथ ने ही पार्टी दी है। इस नाते श्रेया ने अपने पर्स में से कुछ उपहार को निकाला और शंभुनाथ को दे दिया। शंभुनाथ को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उस उपहार को नहीं लेना चाहते थे, मगर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तोहफा देने के बाद श्रेया ने जो कुछ कहा उसको सुनकर सारस्वत परिवार का हर एक शख्स शर्मिंदा हो गया था। उसने कहा, चूंकि मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से मुझे एक जवाब चाहिए। मैं बहुत उलझन में हूँ। जहां तक मैं चीजों को समझ पा रही हूँ, जिसने मेरे पति को बहकाया है वो लड़की सारस्वत परिवार की बहुत अच्छी मेंबर है, राइट? तो मुझे लगता है कि शंभुनाथ सारस्वत जी को हमारे मित्तल परिवार को इस मामले के ऊपर जवाब देना चाहिए। श्रेया के शब्द बहुत तीखे थे। वो इसे कैसे समझा जा सकता है? एक पल के लिए सन्नाटा हवा में भर गया। सारस्वत परिवार में किसी भी आदमी या औरत के मुंह से जवाब नहीं मिल पा रहा था। श्रेया समझ गई थी कि उसको यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। उसने बहुत आराम से स्टेज के नीचे की तरफ रुख किया और रुक कर कहा, मैं इस बात को जानती हूँ कि आज सारस्वत परिवार के लिए बहुत ज्यादा खुशियों का दिन था। आपके घर में बहुत दिनों से परेशानी चल रही है, लेकिन आपके लिए मैं अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। बेहतर यही रहेगा कि या तो आप मेरे परिवार के लिए कोई बेहतर जवाब तलाश कर लें या फिर
अपने लिए नए सप्लायर का दरवाजा देख ले। श्रेया ने इशारे में यह बता दिया था कि हॉस्पिटल का डील अब बेकार हो गया था। श्रेया को ऐसा फैसला लेते हुए देख घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पिताजी प्रणव ने कहा। ये देखकर कि प्रणव भी उतना ही नाराज था, शंभुनाथ सारस्वत ने ठंडेपन से कहा, पहले अपनी कीमती बेटी को आराम करने के लिए नीचे ले जाओ। तुम्हें इस जगह से निपटने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो जिद्दी नहीं है, वो टूटी हुई लड़की है जिसका दिल आपकी बेटी ने तोड़ा है। प्रणव जल्दी से मानसी के साथ पार्टी से निकल गए। वो जानता था कि ये मामला आज ठीक से समाप्त नहीं होने वाला था। मानसी ने हार नहीं मानी और कबीर को घूर कर देखा। जाहिर सी बात थी कि वो अभी भी कबीर को अपना दुश्मन मानते हुए अंदर से उसको बर्बाद करने की कस्में खा रही थी। अब शंभुनाथ सारस्वत ने मंच से नीचे भागीदारों को देखा। रियल एस्टेट पार्टनर, ट्रांसपोर्ट पार्टनर थे, लेकिन उनमें से एक भी मेडिकल फील्ड में नहीं था। उनका प्रोजेक्ट अब बर्बाद होने के कगार पर आ गया था। कबीर ने भी बहुत अच्छे से इस बात को नोटिस कर लिया था कि शंभुनाथ बहुत परेशान है। अपने दादा की झुंझलाहट को देखते हुए कबीर ने कहा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ आइडिया है। कबीर अपनी बहुत अधिक ताकत नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन ये पहले ही हो चुका था। शंभुनाथ हंस रहे थे, ये दिखाते हुए कि कबीर ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे दिलासा दे रहा था। शंभुनाथ सारस्वत ने इनकार नहीं किया कि कबीर स्मार्ट था, लेकिन एक अकेला कबीर सप्लायर की समस्या को कैसे हल कर सकता है। अचानक से कबीर और शंभुनाथ सारस्वत की नजर विनय पाठक पर गई। वो अपनी पोती के साथ शंभुनाथ की पार्टी में आए थे। टेंशन भरे माहौल में एक मधुर आवाज सुनाई दी। हालांकि सारस्वत परिवार एक बड़े व्यवसाय को चलाते थे, ये विनय पाठक के परिवार के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मगर आज पाठक परिवार के लोगों का आना बहुत मायने रखता था। भीड़ में चर्चा का दौर शुरू हो गया। विनय पाठक और उनकी पोती को देख के शंभुनाथ सारस्वत ने उनको उदास मन से बैठने को कहा। दादाजी, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, यहाँ का माहौल थोड़ा खराब हो गया है। मैं अभी आपको और मिस्टर कबीर को मेरे दादाजी को बचाने के लिए थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। विनय पाठक की पोती ने कबीर को देख के शक्ल बनाते हुए कहा। कबीर के पास इसे ठीक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने समझाया, पहले उसने गलती से एक बूढ़े आदमी की मदद की और उसे घर वापस ले आया। सभी को लग रहा था कि कबीर भाग्यशाली है और उसने यूं ही विनय पाठक को बचा लिया था। दरअसल कबीर ने यह भी नहीं देखा था कि रिया पाठक ने मानसी का ड्रामा देखा था। उसने कबीर की थोड़ी मदद करने का फैसला किया और स्टेज पर चली गई। उसका इरादा तब पता लगा जब उसने शंभुनाथ से कहा, दादाजी, हमारा परिवार भी मेडिकल सप्लायर का काम करता है। मैंने अभी सुना कि श्रेया ने आपको मना कर दिया है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा है। शहर के सभी बड़े और मध्यम आकार के अस्पतालों में आपका और पाठक परिवार का सहयोग रहता है। हम और कुछ नहीं चाहते हैं। शंभुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक साधारण बैठक समय तय होने के बाद रिया पाठक अपने दादाजी के साथ वहां से निकल गई। जाने से पहले वो अपने दादाजी को फिर से बचाने के लिए कबीर को धन्यवाद देना नहीं भूली। वो अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से समझती थी। हालांकि कबीर ने गलती से विनय पाठक को बचा लिया था। शंभुनाथ कबीर को बिल्कुल नहीं समझ सके। हालांकि अस्पताल को कबीर को सौंपना एक गलती नहीं थी। बिना किसी संदेह के कबीर आज ध्यान का केंद्र बन गया था। धीरे धीरे केशव ने पार्टी में आए मेहमानों को विदा किया। अब वहां हॉल में सिर्फ सारस्वत परिवार के लोग ही बैठे हुए थे। शंभुनाथ के भी वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। आखिर में उन्होंने कबीर को अस्पताल के बारे में कुछ और निर्देश दिए। वो वहां से निकल गए। जब शंभुनाथ वहां से जा रहे थे तो काजल भी आ गई थी। उनके जाने के बाद काजल ने अचानक से कबीर को सवाल किया, जान, आप इतने लोगों को कब से जानते हो? कभी आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने आप को लगभग भूल ही गया था। जब जिंदगी बहुत उलझ जाए तो सहारों की याद नहीं आती, कबीर ने समझाया। कबीर अभी काजल से बात कर ही रहा था कि अचानक से वहां डॉक्टर यासीब आ गए। उन्होंने कबीर को टोकते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। एक दफा जरूर से मैं आपके मास्टर या गुरु से मिलना चाहूंगा। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर यासीब को क्या जवाब दे।
वो इस बात को भी जानता था कि यासीब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। उसने कुछ पल सोचने के बाद कहा, वैसे तो मेरे गुरु जल्दी से किसी से मिलते नहीं हैं, मगर कभी वक्त रहा तो आपको जरूर उनसे मिलवाऊंगा। डॉक्टर कबीर की बात से खुश थे। कबीर पर डॉक्टर यासीब की बहुत अच्छी छाप थी। वो वफादार थे और उनका कोई हाई प्रोफाइल नहीं था। आखिर में डॉक्टर यासीब ने कहा, तो ठीक है, एक सौदा है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ये मेरा नंबर है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। डॉक्टर यासीब एक अच्छे मूड में थे, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। उसके पास रहने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने कबीर को अपना फोन नंबर दिया और खुशी खुशी चला गया। जब कबीर अपने परिवार के साथ घर लौटा तो आधी रात हो चुकी थी। जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी उनके माता पिता से तरह तरह के सवाल, जैसे ग्रेट पेंडेंट का होना, पाठक परिवार से कबीर के रिश्ते और भी बहुत कुछ। कबीर भी इस बात को समझता था। एक बार जब कबीर ने अपनी टालम टोल वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया तो वे दोनों कैसे उससे सवाल करना जारी रख सकते थे। सुबह सुबह कबीर नींद भरी आंखों के साथ नाश्ते के लिए जाने वाला था। उसने पाया कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सभी प्रकार के स्नैक्स मौजूद थे और मीरा अभी भी टेबल पर सभी प्रकार के नाश्ते ले जा रही थी। कबीर को देखते ही मीरा ने कहा, तुम सब आओ और खाओ, ये एक पल में ठंडा हो जाएगा। कबीर बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। केशव और मीरा मिलकर अभी कबीर को समझा रहे थे कि हॉस्पिटल के मालिक बनने के बाद कबीर उनको भूल न जाए। कबीर ने उनको भरोसा दिलाया कि वो उनके जैसे नहीं है। नाश्ते पर घर के लोगों ने बहुत प्यार से हंसी मजाक किया और कबीर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कबीर जाने वाला था, काजल ने उसे याद दिलाया, आज दोपहर उसके दोस्त के बर्थडे के बारे में ना भूले। मैं नहीं भूल सकता, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, कबीर ने कहा और बाहर निकल गया। कबीर की कार पर बैठने के कुछ ही समय बाद एक फरारी ने कबीर की कार को रोक दिया। रिया पाठक कार से उतरी और कबीर को देखते हुए कहा, तुम चूहे मारने वाले हो। अरे, मैंने कल तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे कैसे चुकाओगे? रिया पाठक थोड़े गुस्से में थी। मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा। इसके अलावा मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान की तरह अपने दादाजी को बचाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो कि मैंने कितने शब्द बर्बाद किए हैं? कबीर के जवाब में कहा। तुम चाहो तो थोड़ा तमीज से बात कर सकते हो। रिया पाठक ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी मिस, मुझे अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मेरे पास आपके बात करने का समय नहीं है। क्या आप ठीक हैं? कबीर अब इस लड़की के साथ बहस नहीं करना चाहता था। रिया पाठक ने बहुत आराम से कबीर को अपने साथ घर चलने को कहा, क्योंकि अभी इस बहाने वो विनय पाठक से मिल भी लेगा और बहुत आराम से अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उनसे बात भी कर लेगा। कबीर को भी आइडिया अच्छा लगा था, मगर रिया जिस तरह से उसके ऊपर हुक्म चला रही थी वो बात कबीर को अच्छी नहीं लग रही थी। कबीर ने उसको समझाया कि वो अपनी कार से जाएगा, यानी कि वो उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि रिया कबीर का फायदा उठा रही थी। वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अंत में कबीर से एक छोटी लड़की ने पंगा ले लिया। जब कबीर ने अपनी गाड़ी शुरू करने की कोशिश की तो वो शुरू नहीं हुई। आज कबीर को कार्तिकेय से भी मिलने जाना था और कबीर को देर से आना पसंद नहीं था। अचानक से कबीर को रिया दिखी। वो उसको देख के मुस्कुरा रही थी। रिया समझ गई थी कि अब कबीर के पास उसके साथ आने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसे अभी भी कबीर को छेड़ने पर गर्व था। मैं बस आपकी कार को देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, कबीर ने सफेद चेहरे के साथ। इसके बाद रिया जोर से हंसने लगी और कबीर को आने का इशारा किया।